जब मैं 10th में आई तो मैंने 11th की बायो और मैथ्स कर ली थी। तो मेरे 10th तक आते-आते 11th के चारों सब्जेक्ट एक बार कवर अप हो चुके थे। फिर जैसे ही मैं 11th में आई तो मेरे को ड्रॉपर्स बैच में बैठा दिया था, जिससे कि एक बार 11-12 दोनों हो जाए। ये क्योंकि मेरा दोनों सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब दोनों पढ़ने मुझे बहुत पसंद है, तो एक चूज़ नहीं हुआ था मेरा 10th के बाद। 10th तक मुझे ये पता था कि हाँ, दोनों लूँगी मैं। फिर 11th में मेरा ये था कि मेरे को डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो मैंने पापा-मम्मी से बात की थी। मैंने कहा कि क्या करना है, मेरे को एक चीज़ तो मेरे से डिसाइड नहीं हो रही है। तो पापा ने कहा था कि दोनों लेके देख लेते, कोई 11th के एंड तक पता चल जाएगा था किसमें इंटरेस्ट है। हाँ, प्रोफ़ेशन वाइज़ मैं कन्फ्यूज़ नहीं थी, पर स्ट्रीम वाइज़ एक बार यूँ लगता था कि हाँ, क्या पता मैथ्स में ज़्यादा अच्छा निकल जाए। तो उसका मेरे को वो चांस छोड़ना नहीं था। मैंने कहा फिर बाद में जाके रिग्रेट होगा कि क्या पता कर ही लेती मैं। जो टेस्ट सीरीज़ के पेपर होते हैं उससे ही आपका वो आप बनाने लग जाओ मेथड कि मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है, फिज़िक्स पहले अटेम्प्ट करनी है कि केमिस्ट्री की बायो। तो क्योंकि ये सारे बहुत सारे पेपर होंगे, तो आप उससे अपना बेस्ट चूज़ कर सकते हो कि मेरा बेस्ट कब जाता है, जब मैं बायो पहले अटेम्प्ट करती हूँ या फिज़िक्स पहले अटेम्प्ट करती हूँ। एक मैं यहाँ पे थी तो मुझे सिर्फ़ अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना था। मुझे और किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हाँ, खाने का क्या है, कि अगर मैं कभी डिमोटिवेट हूँ तो मेरे पास है कौन? मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। पर अगर मैं यहीं बाहर होती तो मुझे ये सब लगता कि खाने का भी मेरे को खुद का मेरा देखना पड़ेगा। मेरे को सब चीज़ें भी बाहर जाओगे तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाती है। तो वो जैसे क्लास और मैं हम सारे दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, तो वो कोई ऐसी बात जो रील्स और पे ट्रेंडिंग चल रही होगी, तो वो कोई वो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई जोक करते थे, तो मैं यूँ मैंने कहा मेरे को नहीं पता चल रहा। तो जनरली बच्चे टीचर्स की बुराई करते हैं कि ऐसा है, ये वैसा हाँ, है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि पापा सामने पढ़ा रहे हैं हाँ, और उनकी भी बुराई कोई साथ वाले ने करी होगी जब तक आपका पता नहीं था कि आप कौन हो। ऐसा हाँ। हुआ है कभी? क्लास 10th के बाद ही बच्चे अपनी रुचि के अनुसार तय करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, किस विषय में रुचि है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसे अगर कोई बच्चा साइंस सब्जेक्ट लेना चाहे तो उसमें भी मैथमेटिक्स व बायोलॉजी को लेकर अपने करियर के बारे में सोचता है। लेकिन साइंस स्ट्रीम जैसे कठिन इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ साधने वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे। आज जो प्रतिभा हमारे साथ उपस्थित है, उन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। इन्होंने क्लास 8 से ही अपनी पढ़ाई को नई दिशा देनी शुरू की। क्लास 10th के बाद मैथ और बायो दोनों में समान लगाव के चलते दोनों ही सब्जेक्ट ले लिए। इन्होंने 12th के साथ नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, आईसर और नेस्ट जैसे एग्जाम टॉप रैंक से क्लियर कर लिए। इस प्रतिभा का नाम है भूमिका बजाज। इतने सारे एग्जाम 12th के साथ कैसे क्लियर किए, इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम भूमिका से बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। भूमिका, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अंकल। आपने 2024 में 12th की है। 12th के साथ आपने नीट क्लियर कर ली, जेई मेंस क्लियर कर लिया, जेई एडवांस कर लिया, आईसर कर लिया और नेस्ट कर लिया। जी। 5 एग्जाम आपने एक साथ क्लियर किए। ये कैसे संभव हुआ? ये जैसे सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं सारे पेपर। बायो और मैथ्स नीट आईआईटी थोड़ा अलग हो गया। जी। तो अगर थोड़ा पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं प्री फाउंडेशन कोर्सेज़ से ही, तो अगर लगे रहें तो आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं है साथ में करना। नहीं, मैथ्स और बायोलॉजी लोगों का यदि देखा जाए तो नीट क्लियर नहीं होती 4-4 साल। हाँ। आपने इसी साल 12th की, इसी साल नीट में सिलेक्शन हो गया और इसी साल आपने जेई मेन और एडवांस दोनों क्लियर कर लिया, यानी आपका आईआईटी में भी सिलेक्शन हो गया। जी। तो दोनों डिफरेंट है। हाँ, आपने तैयारी कब से शुरू की है? मैंने 8 से। 8 से कैसे की? 8 से जैसे मैंने थोड़ा एडवांस में चलने लग गई, तो 8th में जैसे मैं 9th का थोड़ा बहुत कवर अप कर लिया। 9th पूरी 8th के साथ कवर अप कर ली थी, तो 9th में मैं 11th के 2 सब्जेक्ट कवर अप कर पाई थी। जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री मैंने 9th में ही कर ली थी 11th 11th की। की? हाँ, अच्छा। और जब मैं 10th में आई तो मैंने 11th की बायो और मैथ्स कर ली थी। तो मेरे 10th तक आते-आते 11th के चारों सब्जेक्ट एक बार कवर अप हो चुके थे। फिर जैसे ही मैं 11th में आई तो मेरे को ड्रॉपर्स बैच में बैठा दिया था, जिससे कि एक बार 11-12 दोनों हो जाए। ड्रॉपर बैच मतलब?
ड्रॉपर्स बैच मतलब जिनका 12th के साथ सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो तैयारी करने के लिए एक और साल दें, तो उनके लिए 11th और 12th एक साल में कराते हैं दोबारा वापस। अच्छा, जिसको टारगेट बेस बोलते हैं। हाँ, जिसको टारगेट बैच बोलते हैं। हम्म, तो उसमें बैठा दिया था, तो उससे एक बार 11th-12th दोनों एक साथ में हो गई और फिर 12th में बैठी तब 12th वापस से हो ही गई, तो 12th तक मेरी 11th और 12th दोनों 2-2 बार हो चुकी थी। और 12th के साथ ही सारे एग्जाम क्लियर कर लिए। हाँ, आपके ये कब आया कि मुझे मैथ्स भी करना है और बायो भी करनी है? ये क्योंकि मेरा दोनों सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब दोनों पढ़ने मुझे बहुत पसंद है, तो एक चूज़ नहीं हुआ था मेरा 10th के बाद। 10th तक मुझे ये पता था कि हाँ, दोनों लूँगी मैं। फिर 11th में मेरा ये था कि मेरे को डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो मैंने पापा-मम्मी से बात की थी, मैंने कहा कि क्या करना है मेरे को, एक चीज़ तो मेरे से डिसाइड नहीं हो रही है। तो पापा ने कहा था कि दोनों लेके देख लेते, कोई 11th के एंड तक पता चल जाएगा था किसमें इंटरेस्ट है। तो वो मैंने ले ली एक बारी की, पर फिर 11th के एंड तक भी पता नहीं चला, दोनों में मज़ा आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा कंटिन्यू ही कर लेते हैं, दोनों हो जाएगी साथ में। फिर दोनों ही चलती रही। दोनों स्ट्रीम चलती रही फिर। अच्छा, 8th में आपने तैयारी शुरू कर दी। हाँ। कितने घंटे पढ़ती थी आप? 8th में तो ऐसे मस्ती और के साथ ही पढ़ते थे, तो स्कूल और ट्यूशन कोचिंग के अलावा 2-3 आवर्स पढ़ लेती थी, बस? 4 आवर्स हाँ। 8th में और इतना ही पढ़ा जाता था। हम्म, तो 8th में तो ऐसे निकल गई थी। सेल्फ स्टडी 4 आवर्स तक ही रहती थी 8th में। 9th में? 9th में भी ऐसे ही चलता था। 10th में आके थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ, बोर्ड्स भी हैं और ये भी करना है, तो 10th में मैंने 6 आवर्स तक बढ़ाई थी मेरी सेल्फ स्टडी। फिर 11th-12th में आके तो 8 आवर्स कोचिंग के अलावा 8 आवर्स देनी पड़ती थी 11th-12th में तो। बट 8, 9, 10th मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था। टोटल पढ़ाई कितने घंटे हो रही थी फिर? टोटल आवर्स जैसे 6 आवर्स कोचिंग प्लस स्कूल मिला के और 8 आवर्स, तो 14 आवर्स 14 आवर्स कंप्लीट निकल रहे थे। कंप्लीट निकल रहे थे। और बाकी के खाना पीना नहाना धोना सारा सब कुछ? हाँ, थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले जाना और ये सब। अच्छा, खेलते हो तुम? हाँ, ऐसे ही मतलब दोस्तों के साथ बाहर कभी बैडमिंटन खेल लिया, कभी कुछ खेल लिया, ग्रुप के साथ। अच्छा, गेम है आपका कोई? गेम मेरा 10th तक था मेरे पास, लॉन टेनिस था। फिर 11th-12th में मैंने एक बार उसे पॉज़ दे दिया था, अब वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ उसको, लॉन टेनिस। 11th 12th में कोई गेम नहीं था आपका? हाँ, 11th-12th में नहीं था। वॉक वगैरह करते थे आप? हाँ, सुबह वॉक और तो रहती थी, अच्छा, डेली? कभी-कभी, डेली डेली नहीं? वो भी नहीं हो पाता था। अच्छा, पढ़ाई का प्रेशर रहता था कि नहीं रहता था? नहीं, प्रेशर तो नहीं रहता था कि थोड़ा एन्जॉय करते हुए पढ़ते हैं तो प्रेशर रहता नहीं है। पढ़ाई में इंटरेस्ट भी है मेरे को, तो उसका प्रेशर नहीं रहा कभी। अपने आप पढ़ते थे? हाँ, कितने बजे उठते थे? मतलब रात को पढ़ते थे या आप दिन में जैसे पढ़ते थे? 11th में तो मेरा सुबह का था बैच, और तो मैं शाम को सेल्फ स्टडी निकलती थी, तो रात को तो जल्दी सोना ही पड़ेगा। 12th में मेरा शाम का था बैच, तो फिर रात को मेरी सेल्फ स्टडी निकलती थी, तो मैं सुबह 5 या 6 ओ क्लॉक सो जाती थी फिर। रात भर पढ़ के अच्छा, सुबह 6 बजे सोते थे? हाँ, वापस उठते कितने बजे थे? वापस उठते 12 बजे, 6 घंटे की नींद। ये डेली का रूटीन था? हाँ, अच्छा, कोई उठाता था या अपने आप उठ जाते थे? नहीं 12 बजे तो फिर घरवाले उठा ही देंगे। मम्मी को ऐसा पसंद नहीं था रात को पढ़ना, मम्मी को ये लगता था सुबह उठ के पढ़ो ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह 5 बजे उठो फिर पढ़ो, तो ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। वो रहता भी है, बट मेरी आदत रात की पढ़ने की है, तो मैं रात को ही पढ़ती थी फिर। और पापा? पापा कहते थे जहाँ पे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है, सुबह पढ़ाई करो तो अच्छी बात है, पर अगर सुबह नहीं हो रही तो फिर रात को करो। घर वालों का कोई वो नहीं था कि क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? उन्होंने कोई रूटीन बना के दिया था आपने कैसे पढ़ना है? रूटीन जब तक मैंने नहीं बनवाया था तब तक नहीं बनाया था। मतलब 1 हफ्ते बाद जैसे 12th शुरू हो गई थी, उसके 1 हफ्ते बाद मैंने ही पापा को जाके बोला था मेरे को एक रूटीन बना के दो। ऐसे थोड़ा 12th की स्टार्टिंग में एक बार ऐसा लगा था कि कैसे कोप अप होंगे, तो मैं पापा के पास गई थी। मैंने कहा कि मेरे को स्ट्रेस आ जाएगा, ऐसे एक बार रूटीन बना के दो मेरे को पूरा। तब बनाया था। मैं जब तक बोला नहीं था तब तक नहीं। पापा कहते हैं कि जब तक पूछोगे नहीं तब तक, ऐसे अगर फ्री सामने से देंगे तो तुम्हें उसका फिर रहेगा कि मम्मी क्यों बना के दे रहे हो, तो खुद को ही जाके पूछो पहले आप। तो पहले मैंने ही पूछा था। मम्मी तो जो भी मम्मी को बस ये था कि हाँ, ये पढ़ रही है, तो इतना कुछ नहीं था कि ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, वो मेरे ऊपर पढ़ो खुद बस, के केवल ऊपर था। पढ़ो। हाँ, और वो उन्हें भी इतना नहीं था कि उन्हें उन्हें भी पता था इसे पढ़ाई में है, तो वो भी इतना स्ट्रेस लेते नहीं थे अच्छा, पढ़ने एक का। चीज़ और बताओ, आपने बायो और मैथ्स दोनों साथ पढ़े, हाँ,
तो घर वाले इनसिक्योर होते हैं कि दोनों साथ पढ़ेंगे तो एक में ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो जाए कहीं तो हाँ। बिना मतलब समय खराब हो जाएगा, तो इसको हम राय दें कि नहीं कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लो, ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, मम्मी-पापा ने तो नहीं किया था। मम्मी-पापा ने तो कहा था कि उन्होंने देख लिया था इसको दोनों में है, तो उन्होंने तो फुल सपोर्ट किया था। बाकी हाँ, जो टीचर्स और थे या फिर रिलेटिव्स थे, उन्होंने बोला था कि देख ले अगर एक चूज़ हो पाता है तो वो कर ले, उसके अंदर बेस्ट कर। पर मैंने कहा वही है, चूज़ हो नहीं रहा है तो फिर दोनों में ही करना पड़ेगा। आप पर भरोसा किसका था कि नहीं दोनों में हो जाएगा या किसी एक में तो हो ही जाएगा? वो तो भरोसा मेरे को लगता है सबको ही था। मम्मी-पापा को तो था ही कि दोनों में हो जाएगा इसका, और बाकी इतना तो सबको मेरे को लगता होगा ही कि एक में तो हो ही जाएगा। सबको इतना तो पता 12th ही के था। साथ हाँ, ऐसा पहले बोलते थे? हाँ, पर उनका ये था कि एकदम टॉप में मिल जाएगा अगर एक करोगे तो, बाकी सब जो बोल रहे थे कि एकदम टॉप की कॉलेज मिल जाएगी एक लेगी तो। वो बात सही भी थी पर ठीक है, फिर वो इंटरेस्ट की बात होती है। नहीं, अभी भी आपकी रैंक अच्छी है, नीट में 1609 रैंक है आपकी, हाँ, आईआईटी एडवांस में आपकी रैंक है 9000 में। 9000। हाँ, तो मतलब कौन सी कॉलेज मिलेगी आपको बाय द वे, अब आप मैथ्स में इधर जाना चाहें तो? मैथ्स में जैसे मैंने काउंसलिंग में पार्ट लिया था 4th राउंड तक, तो मुझे दिल्ली आईआईटी में सिविल मिली थी। अच्छा, दिल्ली आईआईटी में सिविल मिल गई थी। हाँ, तो दिल्ली आईआईटी तो टॉप यूनिवर्सिटी हो, हाँ, और इधर कौन सी मिलेगी? इधर काउंसलिंग शुरू अभी तक हुई नहीं हुई है। नहीं अभी तक शुरू। आइडिया क्या देखते है हैं। आपको, कौन सी कॉलेज मिल जाएगी? आइडिया में जैसे एम्स नागपुर है, केजीएमसी है, ये वाली कॉलेजेस मिल तो जाएंगी। ये भी टॉप कॉलेजेस, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा कोई नुकसान हुआ हो। हाँ, आपकी इच्छा क्या थी? मेरी जैसे इच्छा सब्जेक्ट वाइज़ तो चूज़ करना मुश्किल था, पर हाँ, प्रोफ़ेशन वाइज़ मुझे पता था कि मेरे को मेडिकल की तरफ जाना होगा। मतलब 8 से मेरे को डॉक्टरी प्रोफ़ेशन मुझे अच्छा लगता है। तो उसके अंदर मेरा 60-40 था कि हाँ, मैं एम डॉक्टरी की तरफ ही जाऊँगी, प्रोफ़ेशन वाइज़ तो। कंफ्यूज नहीं हुए? हाँ, प्रोफ़ेशन वाइज़ मैं कन्फ्यूज़ नहीं थी, पर स्ट्रीम वाइज़ एक बार यूँ लगता था कि हाँ, क्या पता मैथ्स में ज़्यादा अच्छा निकल जाए। तो उसका मेरे को वो चांस छोड़ना नहीं था। मैंने कहा फिर बाद में जाके रिग्रेट होगा कि क्या पता कर ही लेती मैं, एक ले दोनों कर लेती। तो इसलिए मैंने कहा ले ही लेते हैं। एक रहना नहीं चाहिए मन में कि हाँ, नहीं फिर मैं कर बाद में जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि क्या पता हो जाता। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या जिन बच्चों को 2 साल 3 साल आखिर में फिर वो बीएससी की तरफ जाते हैं या कुछ और करते हैं, हाँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको यही मैसेज है जैसे ये जो एग्ज़ाम है ये यूपीएससी की तरह तो नहीं है, ये एक डिफाइंड सिलेबस वाला एग्ज़ाम है। तो इसमें आप आराम से सिलेबस पूरा कवर कर सकते हो। आपको पता है एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो अगर लगातार लगे रहेंगे और मेहनत से पूरा करते रहेंगे, एन्जॉय करते हुए पढ़ेंगे, हर चीज़ कंसेप्चुअली समझते हुए चलेंगे तो आराम से निकल सकती है नीट। क्योंकि आपके पास एक डिफाइंड सिलेबस, आपको पता है कि एनसीईआरटी से बाहर कोई भी चीज़ जाने वाली नहीं है इसके अंदर। तो अगर उसी वही 4 बुक्स हैं, उनको ही बार-बार पढ़ना है, तो आराम से निकल सकता है अगर लगातार करते रहेंगे हार्ड वर्क तो। नहीं होने का कारण क्या है? ये क्या वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे? डिस्ट्रैक्शन भी कारण है और अ, ऐसा हो सकता है कि वो पढ़ते बहुत है पर सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे, पढ़ने का तरीका सही नहीं है। वो इधर-उधर की चीज़ें जैसे गाइड्स और गाइड्स करनी चाहिए, एक गाइड करनी चाहिए पर पहले आपके जो आप जिस कोचिंग में जा रहे हो उसके मॉड्यूल्स करने चाहिए आपको पहले एनसीईआरटी कवर अप करनी चाहिए, फिर गाइड्स की तरफ जाना चाहिए। तो क्या पता उनका पढ़ने का तरीका सही नहीं हो, इस वजह से भी रह सकता है। तो उससे अपने गार्जियंस और से काउंसलिंग लेते रहो, तो वो हेल्प करता है। अच्छा, बच्चे कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, हाँ, आप कभी हुए हो? हाँ। तब मोटिवेट होने के लिए आपने क्या किया? मोटिवेट होने के लिए जैसे अपने एक टीचर या अपने एक होने चाहिए जो आपको जिनसे आप आराम से खुल के बात कर सको। मेरे केस में मेरे लिए पापा थे। मैं जैसे ही स्ट्रेस्ड आउट फ़ील होती थी, मैं पापा के ऑफ़िस में जाके बैठ जाती थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये हो रहा है, रैंक नीचे चली गई, नंबर नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता, ये करो कुछ। तो फिर पापा मेरे को वापस से करते थे कि नहीं ये हो जाएगा, एक ही तो पेपर में गंदे नंबर आए हैं, बाकी पेपर में अच्छे नंबर आए हैं और में सुधारेंगे। तो एक आपके पास वो एक ऐसा जना होना चाहिए जिसके पास आप जाके सारी अपना बातें कर सको, कर सको, बता उन्हें सको। बता सको, हुँ। तो वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। वो आपके ज़्यादातर पेरेंट्स या टीचर्स में से ही होते हैं। ये डीमोटिवेशन का जो लेवल है ये कब शुरू हुआ? 8th-9th में हो गया या उम, 11th-12th में आते-आते? 8 9 नहीं, मेनली मेरा ये 12th में ही हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ? उससे पहले नहीं। जब एकदम
परीक्षाएं सर पे आ गई कि नहीं मुझे इस साल तो सिलेक्शन करवाना है, तब हुआ? हाँ। ऐसा जनरली हो ही जाता है। जब एक साथ सारी चीज़ें, क्योंकि 12th के अंदर आपको सभी, चाहे एक स्ट्रीम ही ले रहे हो आप, चाहे नीट, मेडिकल या जेईई की तरफ ही जा रहे हो, तो भी 12th में दिसंबर की तरफ आते-आते आपके ऊपर सारे प्रैक्टिकल्स का भी आने लग जाता है। आपके ऊपर वो भी आता है, बोर्ड्स के भी आ जाते हैं, और जेईई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उसके बीच में ही जेईई मेंस का सेशन फर्स्ट होता है। जो इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए जेईई मेंस का सेशन फर्स्ट जनवरी में ही होता है, और तभी प्रैक्टिकल्स और बोर्ड्स का भी रहता है। तो वो एक बहुत स्ट्रेस्ड आउट पीरियड होता है, उसके अंदर स्ट्रेस आना हो जाता है। स्वाभाविक है। हाँ। अच्छा, इसमें बुक्स के लिए कोई राइटर मैटर करता है सिलेक्शन करवाने के लिए या नहीं? नहीं, किस राइटर की कौन सी बुक पढ़ें, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एनसीईआरटी पढ़ो बस। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ो, और आपने अगर अपने कोचिंग के साथ मॉड्यूल्स भी बनाने हैं, वो भी बहुत काफ़ी होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में मैंने कोई गाइड सॉल्व नहीं की थी, मैंने सिर्फ़ एनसीईआरटी और जो सिंथेसिस के जो मॉड्यूल्स और थे, वही मिलाए थे। कोई गाइड मेरी थी नहीं उसमें, पर और केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छी रही। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको साथ में कोई गाइड करनी ज़रूरी है। जो आप मैटर मिला रहे हो, चाहे कम ही मिलाओ, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, उसको अच्छे से मिलाओ। उसको 2-2 3-3 बार हाथ से निकाल लो, एक बार ही निकालते क्वेश्चन अटके हो तो एक बारी में वो होगा नहीं, 2-3 बार उसको देखोगे तब होगा। तो क्वालिटी वाइज़ अगर क्वेश्चन्स मिलाएँगे ना, तो वो एक मॉड्यूल ही काफ़ी होती है, गाइड्स की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टेस्ट सीरीज होती है आपकी? हाँ, आपने कब देना शुरू की? 11th में मैंने नीट, आईआईटी की टेस्ट सीरीज़ देना चालू की दोनों थी। की शुरू कर दी थी। हाँ, हम्म, बाकी 8, 9, 10th में तो टेस्ट सीरीज़ हमारी उसमें भी चलती है, उसके अंदर जैसे ये और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स जो ओलंपियाड जो चलते हैं, उसकी हमारी टेस्ट सीरीज़ होती थी। क्योंकि 8, 9, 10th में ओलंपियाड्स देते हैं साथ में, तो उसके चलाते थे। आपने दिया था ओलंपियाड? हाँ, जैसे मैंने 8, 9, 10th में साइंस ओलंपियाड्स, मैथ ओलंपियाड, एनएसओ, आईएमओ ये सब दे रखे हैं। उसमें क्या रिजल्ट रहा? उसमें गोल्ड मेडल स्टेट क्लास वाइज़ और ये सब रहा था। सेकंड लेवल भी क्लियर हुआ था, फिर उसके बाद 11th-12th में आने के बाद मैंने कम दिए थे। आपने ड्रॉप कर दिए? हाँ, 11th-12th में कम दिए अच्छा, थे जब मैंने। आपने 11th में टेस्ट सीरीज देना शुरू किया तो उसमें आपकी रैंकिंग क्या रहती थी? 11th में तो जैसे मैं टारगेट के साथ दे रही थी, तो वो बच्चे पहले से पढ़ चुके थे उस चीज़ों को, हम्म, और मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, तो तब तो मेरी रैंक थोड़ी नीचे ही रहती थी, क्योंकि वो अब ज़्यादा पढ़े हुए हैं। और 12th में आके फिर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनमें रहने लग गई थी। कितने बच्चों में? जैसे हमारे वो टेस्ट सीरीज़ 200 टू 210 स्टूडेंट्स देते हैं। अच्छा, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हाँ, आप रहने लग गए थे। हाँ। कंटिन्यू फिर वही रहा या कई बार नीचे भी गई? कुछ पेपर ऐसे होते थे जिसमें डाउनफॉल हो जाता था, 30 रैंक तक चली जाती थी, बट वो 30 लास्ट था। 1-2 पेपर ऐसे भी हुए जिसमें 31, 30, 10th रैंक आ गई, बट मेनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में रहती। आपने इस टेस्ट सीरीज को एग्जाम के पैटर्न से ही दिया कि मुझे हाँ। समय में तय करना है, इतने में लिखना है, छोड़ना नहीं है? हाँ, क्योंकि जैसे वो होता भी जो 12th के स्टूडेंट्स का जो कोचिंग में पेपर होता है, वो होता भी 2 टू 5:30 है, जो एक्चुअल नीट का एग्ज़ाम का पेपर का समय है, जी। 2 टू 5:30। तो उससे एक थोड़ा आइडिया भी मिल जाता है। फिर इन्हीं जो टेस्ट सीरीज़ के पेपर होते हैं, उससे ही आपका वो आप बनाने लग जाओ मेथड कि मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है, फिज़िक्स पहले अटेम्प्ट करनी है कि केमिस्ट्री की बायो। तो क्योंकि ये सारे बहुत सारे पेपर होंगे, तो आप उससे अपना बेस्ट चूज़ कर सकते हो कि मेरा बेस्ट कब जाता है, जब मैं बायो पहले अटेम्प्ट करती हूँ या फिज़िक्स पहले अटेम्प्ट करती हूँ। कैसे अटेम्प्ट करूँ कि पहले फर्स्ट राउंड मैं कितने घंटे में पूरा कर लूँ। जैसे फर्स्ट राउंड 2 एंड हाफ आवर्स में कंप्लीट कर लो, 3 एंड हाफ आवर्स का पेपर होता है, 2 एंड हाफ आवर्स में फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके ओएमआर भर के फिर जो आपके छोड़े हुए क्वेश्चंस हैं उसको वापस से देखो। पहले अगर उनमें फँस जाते हैं तो पेपर छूट जाता है। तो पहले उसको कर लो, तो वो सब चीज़ें पता चल जाती है, आप लगातार टेस्ट देते रहते हो तो। इसको पहले कौन सा करना है, बाद में कौन हाँ, सा करना है? कि आपका बेस्ट कब जाता है। जैसे मेरे लिए मेरा बेस्ट था जब मैं ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स इस पैटर्न में करती थी पेपर। यानी पीछे से शुरुआत करती थी पेपर की। तो वो पता चल जाता है पेपर दे-दे के, नए-नए ट्राई करके देखते रहो, आपका बेस्ट जिसमें जाता है वो आपका ये तो बेस्ट है खुद को वो। जांचना है एक तरह से, हाँ, वो जांचने तो के खुद बाद को। जो बेस्ट आता है उस पैटर्न से आप काम करो। हाँ। 7th तक की जो पढ़ाई थी उसमें आपकी क्लास में क्या स्थिति थी? 7 तक की पढ़ाई में जैसे हमारे क्लास रैंकिंग तो निकलती नहीं थी। जी। स्कूल से हमें क्लास रैंकिंग तो निकलती नहीं है, बट हाँ, मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स में तो आ जाती थी। टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहती थी, और वही मस्ती के साथ जैसे
जब 7th तक थी तब मैंने स्कूल्स में सारे गेम्स परस्यू कर लिए थे। मैंने सारे गेम्स एक-एक बार सब टीमों में रह चुकी थी मैं, तो स्कूल लाइफ़ वो पूरी मैंने खेल-कूद के साथ निकाली अपनी स्पोर्ट्स के साथ। तो एक्स्ट्रा करिकुलम पूरा किया आपने। हाँ। तो आपने कोई मंच शेर भी किया? भाषण प्रतियोगिता ऐसा कुछ? नहीं, वो उसके अंदर मेरी इतनी टैलेंट नहीं है कि जो स्पीच और देना ये सब होता है, वो मेरा टैलेंट में नहीं है। तो मैं जैसे स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी, मतलब पढ़ाई और साथ में थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स कर लिया। अच्छा, उस समय आपका फ़ेवरेट टीचर कौन हुआ करता था? मेरी उस समय भी फ़ेवरेट टीचर मैथ्स की थी, राजश्री मैम। उनसे बात होती है अभी? हाँ। अभी उनका फ़ोन आया होगा? हाँ, वो एक्चुअली हमारी नेबर ही हैं। अच्छा, वो आपके पड़ोसी हैं। हाँ, हुँ। तो वो तो मिलते रहते हैं, नेबर है तो। तो उन्होंने तो पहले ही मम्मी-पापा को कह दिया होगा बच्ची आगे जाएगी? हाँ, वो चाहती भी थी कि मैं मैथ्स की फ़ील्ड में आगे जाऊँ। उसके बाद में आपके फ़ेवरेट टीचर पापा ही रहे? हाँ, उसके बाद तो पापा ही थे। अच्छा, पापा एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं। हुँ, उसी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ कर के एक साथ 5 एग्ज़ाम आपने क्लियर किया, हाँ। सिंथेसिस। अच्छा, आपको कब लगा कि मैं पापा के गाइडेंस में पढ़ाई करूँ ताकि मैं प्रॉपर तरीके से मेरा सिलेक्शन हो जाए? ये मेरे को जैसे 7th में पता लग गया था कि इतना जल्दी मेरे को बस ये हो गया था कि हाँ, मेरे को जाना साइंस की फ़ील्ड में है और साइंस की फ़ील्ड में जाना है तो मेरे को कोचिंग में जाना है। मेरे को पहले से पता था यूँ कि मेरा इंटरेस्ट साइंस में ज़्यादा है कि मेरे को दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, एसएसटी और मेरे को इतनी पसंद नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि जाऊँगी तो मैं बायो, मैथ्स ये दोनों लेके यहाँ पे ही जाऊँगी, तो उसके लिए मेरे को कोचिंग की गाइडेंस में ही आना है। ये मेरे को 8 से ही पता था। अच्छा, अभी मेरी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो इतने बजे से इतने बजे तक डाउट क्लियर में बैठती है। हाँ। तो आपने पापा के काम में और पहले भी हाथ बँटाया है कभी? नहीं, उससे पहले मेरे को कभी बोला भी नहीं कि तेरे को तेरी पढ़ाई कर ले पहले, फिर तू बाद में देखना इधर, कुछ देखना है तो। कि पहले अपने तो एग्ज़ाम सारे क्लियर कर। तो तब तक कोई मेरे को कुछ नहीं कहता था। मतलब घर पे कोई भी काम मेरे को कुछ नहीं कहा जाता था कि तू अपना पढ़ाई कर, तू स्ट्रेस मत ले। पढ़ाई नहीं कर रही तो कुछ अपना मन पसंदीदा हॉबी कर। जैसे मेरे को डांस करना अच्छा लगता है तो तू कुछ वो कर, तू पेंटिंग और कुछ कर ले, तेरी मन का चीज़ कर ले जब तू पढ़ नहीं रही। तो पर ऐसे कामों में मत आ, फिर तू इसमें उलझ जाएगी। अपना हॉबी को परस्यू कर ले जब पढ़ नहीं रही, वरना पढ़ाई पे ध्यान दे अभी। अच्छा, जहाँ आपने कोचिंग ली वो आपकी खुद की कोचिंग है। हाँ। तो क्लास में ऐसे लगा कभी कि नहीं कोचिंग तो मेरी है, मैं तो मेरी मर्ज़ी से पढ़ूँगी? नहीं, नहीं, वो कभी लगने ही नहीं दिया। वो टीचर्स और भी सारे एकदम ऐसा किसी को लगता नहीं था, अगर किसी को पता ना हो कि मैं डायरेक्टर की बेटी हूँ, तो उन्हें पता भी नहीं चलता था क्लास के अंदर। उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही है साथ अच्छा, में। दूसरे स्टूडेंट्स को पता नहीं था? जैसे फिर दोस्त बन गए थे जब तो पता चल ही गया था, बट जब मैं टारगेट में बैठी थी तब यानी फर्स्ट 11th मंथ तक हाँ, 11th तक किसी को पता नहीं था। हाँ, फर्स्ट मंथ तक किसी को पता नहीं था कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ साथ में। उसके बाद धीरे-धीरे फिर सबको पता चला। हाँ, उसके बाद धीरे-धीरे पता चल ही जाता है बच्चों को। बट ऐसे ना पता चलना वो ज़्यादा मेरे को बेटर लगता था कि हाँ, ठीक है, नहीं पता तो। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी बात करते थे क्या कि ये तो डायरेक्टर सर की बेटी है, तो इसको तो एक्स्ट्रा मिलेगा चीज़ें? नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है उन्हें कभी ये लगा ही नहीं होगा कि एक्स्ट्रा ध्यान ज़रूर रख दिया जाता था कि कुछ भी अगर शैतानी हुई तो सीधा बता देंगे, वो थोड़ा ज़्यादा रहता था, बट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना वो कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, आपके फ्रेंड्स में कितनों का सिलेक्शन हो गया जो आपके अच्छे दोस्त थे? मेरे अच्छे दोस्तों में 4-5 जनों का सिलेक्शन हो एक गया। साथ हो गया। हाँ। कुछ रहे भी हैं? हाँ, कुछ रहे भी हैं, वो अभी वापस से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे इंडिया में सिक्कर और कोटा का जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं, सिलेक्शन या तो सिक्कर में ज़्यादा होते हैं या कोटा में ज़्यादा होते हैं। हाँ। यहाँ के बच्चे या कहीं के भी बच्चे, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा कोटा जाए, मेरा बच्चा सिक्कर जाए। हुँ। पर आपने यहाँ रह कर के 12th के साथ 5 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। हुँ। तो आप क्या कहना चाहेंगी उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को, जो कोटा और सिक्कर या कहीं और भेजने के फ़ेवर में रहते हैं? वो पहले का समय था जब कोटा सीकर में जाके ही तैयारी हो सकती थी। अब यहाँ पे बीकानेर में रह के भी सिंथेसिस और जैसे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे सिंथेसिस में बैठ के भी आप अगर घर पे बैठ के, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है तो इसमें आपको प्रेशर भी आएगा। तो ये एक अच्छी बात है अगर आपको घर पे बैठ के अगर कोई कोचिंग मिल रही है घर पे बैठे-बैठे,
घर के पास में मिल रही है तो आप उसको परस्यू करो, कोटा सीकर जाके मतलब नहीं है। क्योंकि आपको जब प्रेशर आएगा तो आपको आपके पेरेंट्स चाहिए साथ में। अ, आप वहाँ पे जाके अकेले पढ़ाई, प्रेशर दोनों हैंडल नहीं कर सकते हो। वो हैंडल करना मुश्किल होता है। तो अगर आपको घर पे बैठ के अगर वो फैसिलिटी मिल रही है, तो आप उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दो। यहाँ पे बैठ के अगर आपको अपने घर के पास में ये कोचिंग मिल रही है, जो आपको वही सिलेक्शन रेशियो दे रही है। सिलेक्शन रेशियो कोटा सीकर से अच्छा दे रही है क्योंकि कोटा सीकर में ज़्यादा सिलेक्शन है, तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे भी हैं। तो सिलेक्शन रेशियो अगर देखें तो यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो अगर अनुपातिक रूप से बीकानेर ज़्यादा दे रहा है सिलेक्शन। हाँ, हुँ। तो उसके अंदर आप इसको फिर परस्यू करो कि एक तो आप घर के पास में बैठे हुए हो, आगे आप पढ़ाई करने कॉलेज में तो बाहर जाओगे ही, तो एक बार यहाँ अभी तक घर पे बैठ के पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप डिमोटिवेट होते हो तो आपके पेरेंट्स आपके आपके पास रहते पेरेंट्स हैं। आपके साथ में, अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको फिर उतना ही पूरा खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। एक मैं यहाँ पे थी तो मुझे सिर्फ़ अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना था। मुझे और किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हाँ, खाने का क्या है, कि अगर मैं कभी डिमोटिवेट हूँ तो मेरे पास है कौन? मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। पर अगर मैं यहीं बाहर होती तो मुझे ये सब लगता कि खाने का भी मेरे को खुद का मेरा देखना पड़ेगा। मेरे को सब चीज़ें भी बाहर जाओगे तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाती है। तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आप जितना फ्री रह सकते हो माइंड से, उतना फ्री रह के तैयारी करोगे तो अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। पापा क्या पढ़ाते हैं आपके? केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फ़िज़िकल। पापा ने कभी नीट का यानी उस समय पीएमटी हुआ करती थी, दिया था एग्ज़ाम? हाँ, पापा ने पीएमटी दिया था, पापा का वेटरनरी के अंदर सिलेक्शन हो गया था। फिर पापा को पर पता था कि पापा को टीचिंग में ज़्यादा शौक है। अच्छा, तो डॉक्टर नहीं बनना था। हाँ, तो फिर पापा ने वो छोड़ के फिर टीचिंग लाइन में आ गए थे। मदर? मदर ने बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है और अब कोचिंग के मैनेजमेंट में। अच्छा, आपकी एक बड़ी सिस्टर है, हाँ, वो क्या करती हैं? वो अभी आर्किटेक्चर बीआर्क का कोर्स कर रही है। उसका भी फाइनल ईयर 5th ईयर चल रहा है, कहाँ से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सिस्टर भी आपको गाइड करती थी? हाँ, वो पूरा ध्यान रखती थी मतलब कि चाहे वो वहाँ पे बैठी हुई है, फिर भी मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा, क्या किया, पूरा शेड्यूल और वो पूरा ध्यान रखती थी वहाँ से, कि आगे के जो पेपर जैसे हमारे हर 14 डेज़ से पेपर होते थे, तो वो पूरा कि कैसी चल रही है 14 डेज़ के हिसाब से तैयारी, क्या किया तूने, टारगेट क्या बनाया आज का? रोज़ाना के जैसे टारगेट बना-बना के पढ़ना, वो कि टारगेट कितने फ़ॉलो हो गए और वो पूरा ध्यान रखती थी। एवरीडे बात होती थी। हाँ, एवरीडे। एक बात बताओ भूमिका, सोशल मीडिया यूज़ करती थी आप? नहीं, मेरा पर्सनल फ़ोन ही नहीं था जब तक मैंने नीट आईआईटी क्लियर नहीं किया। तब तक मेरे को जैसा हमारे घर का रूल है कि जब तक आप कोई मेन एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं कर लेते, करियर डिसाइडिंग एग्ज़ाम आप अपना क्लियर नहीं कर लेते, जब तक आप पर्सनल फ़ोन नहीं रखोगे। तो वो हमारे ना मेरे को कभी ये सोशल मीडिया चाहे इंस्टाग्राम और वो इससे कभी अट्रैक्शन हुआ। वो मैं उस हिसाब में उस केस में मैं बच गई, मेरे को ना कभी इन चीज़ों से अट्रैक्शन था और पापा-मम्मी का ये घर पे रूल भी था कि नो फ़ोन बिफोर 12th बिफोर क्लियरिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अच्छा, तो कोई आईडी नहीं बनाई कभी आपने? नहीं, अब तो बना ली कि नहीं बनाई? अब बनाई है। अब क्या? अभी कुछ दिनों पहले ही बनाई है। इंस्टा आईडी बनाई है। हाँ। तो अब आप उसको स्क्रॉल करते हो यूँ लगता है समय तो इसमें पता ही नहीं चलता रील देखते-देखते। अब मेरे को तो बनाए भी 2 दिन हुए हैं अच्छा, इंस्टा 2 ही दिन आईडी। हुए बनाए हुए। हाँ। अच्छा, तो आपके साथ वाले बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स थे कि नहीं थे? हाँ, थे उनके थे। तो वो जैसे क्लास और मैं हम सारे दोस्त साथ में बैठे हुए हैं, तो वो कोई ऐसी बात जो रील्स और पे ट्रेंडिंग चल रही होगी, तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई जोक करते थे, तो मैं यूँ मैंने कहा मेरे को नहीं पता चल रहा। अच्छा, आप उस समय चुप रहते थे। हाँ, एक चीज़ और है कि आप जब क्लास में बैठे हो हाँ, और चूँकि कोचिंग के डायरेक्टर पापा हैं, तो जनरली बच्चे टीचर्स की बुराई करते हैं कि ऐसा है, ये वैसा हाँ, है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि पापा सामने पढ़ा रहे हैं हाँ, और उनकी भी बुराई कोई साथ वाले ने करी होगी जब तक आपका पता नहीं था कि आप कौन हो। ऐसा हाँ, हुआ है कभी? हाँ, 1-2 बार हुआ हुआ है। तो आपका और क्या जैसे रिएक्शन था? टीचर्स तो वो तो मेरे को जैसे जैसे कोचिंग में आई थी उससे पहले पापा ने पूरा समझा के भेजा था कि ऐसा हो सकता है बच्चे करें, क्योंकि हाँ, बच्चों का वो रहती है इंटेंशन वाइज़, वो ये नेचर है बच्चों का कि वो टीचर्स की बुराई करेंगे। तो उसको थोड़ा अनसुना करना आना चाहिए कि अगर आप डायरेक्टर के बच्चे हो तो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि आपको कौन-सी चीज़ों पे ध्यान देना है, कौन-से पे नहीं देना। तो आप लाइटली लो उसको, ठीक है वो मज़ाक कर रहे हैं, मज़ाक के रूप में ही ले लो
और उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसको लेके ऐसे नहीं सोचना कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सब नहीं करना। आपने लाइट लिया? हाँ। और जब उस बच्चे को ये पता चला कि भूमिका तो ये है, तब उसका क्या रिएक्शन था? फिर वो उस टॉपिक को कभी लाया ही नहीं वापस। या उसने कहा सॉरी उस दिन मुझे पता नहीं था? नहीं, फिर वो उस टॉपिक को, क्योंकि आप रिएक्शन नहीं दोगे अगर, तो उन्हें भी ऐसा लगता है ना कि हाँ, इसने सुना ही नहीं होगा। तो उस टॉपिक को फिर कभी लाया ही नहीं जाता था। मैं भी नहीं लाती थी, वो भी नहीं लाते थे। अच्छा, आपके पापा के साथ 2 डायरेक्टर और हैं, हाँ। श्वेत गोस्वामी सर और जेठमल सर। हाँ। कौन से सर अच्छे पढ़ाते हैं? मैं दोनों से ही पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे को तो दोनों बेस्ट लगते हैं। दोनों ही बेस्ट लगते हाँ, हैं? एक बॉटनी, जेठमल सर बॉटनी पढ़ाते हैं, श्वेत सर ज़ूलॉजी, तो दोनों अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। अच्छा, आपको कोई ये पूछे कि आपकी लाइफ का बेस्ट टीचर कौन है? मेरी लाइफ के बेस्ट टीचर तो मैं पापा को ही बोलूँगी, क्योंकि मनोज उनसे, बजाज सर। हाँ, मनोज बजाज सर, क्योंकि मेरी अब ट्यूनिंग भी थी और सब पढ़ाया भी समझ में आया था, एक स्टोरी की तरह क्लास चलती थी, तो मेरे को तो एक मैं पूरा ओपन भी उनसे ही थी। मेरा अंतिम सवाल, हाँ। लाइफ में आगे कहाँ तक जाना है? यूपीएससी करना है? नहीं, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है सिविल सर्विसेज और में, गवर्नमेंट जॉब्स और में। मेरा उस तरफ इंटरेस्ट कभी बना ही नहीं। तो मेरे को मेडिकल में ही आगे जाना है, डीएम और तक तैयारी करके स्पेशलिस्ट किसी चीज़ में सुपर स्पेशलिस्ट करना है, इसी लाइन में आगे। यूपीएससी और की तरफ चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हो, इस तरफ मैं कभी इंटरेस्ट बना नहीं, पता नहीं क्यों, पर कभी इस तरफ इंटरेस्ट नहीं हुआ मेरा। अच्छा, मुझे लगता है अभी समय हो सकता है 4 साल बाद इंटरेस्ट बन जाए। हाँ, हो सकता है उस समय हो तो आप वो चेंज हो जाए। आप कहीं ग्रेजुएशन कर रही हो और उस दरमियान आपकी कॉलेज में कलेक्टर आया या हाँ, संभागीय आयुक्त आया, एसपी आया, हाँ, हो सकता है उस समय इंस्पिरेशन मिल जाए तो चेंज हो जाए। तो अलग बात है। हाँ, पर अभी कोई प्लान नहीं। अभी कोई प्लान नहीं है। तो भूमिका, आप हमारे यहाँ पधारी, आपने खूब सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। आपके इन बातों से जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू अंकल।